और देखिए रिपब्लिक भारत की एक बहुत बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सुजाता हमारे साथ जुड़ी हुई है, सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके से जेपी नड्डा को अभी हम सुन रहे थे, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि दोनों राज्यों में बीजेपी ही जीतने वाली है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या देख रही हैं? मैं हमीरपुर में मौजूद हूं और जैसा आपने अभी जेपी नड्डा को सुना, जेपी नड्डा के अलावा अनुराग ठाकुर भी आज हमीरपुर में ही मौजूद थे। हमीरपुर के साथ वो शिमला में भी थे और आपने देखा कि किस तरीके से हमीरपुर, जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर उन्होंने आज एक बड़ा लंबा चौड़ा रोड शो किया था। अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा के अलावा स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ की तमाम बड़े दिग्गज स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के, आज हिमाचल का चूंकि आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का, वो सभी मौजूद थे। 5 बजे के बाद में चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी यहां पर पूरी दिखाई दे रही है। शिखा, जैसा रवायत बदलने की बात लगातार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं, कल भी वो यहां से थोड़ी ही चंद किलोमीटर दूर पर सुजानपुर इलाके में पहुंचे हुए थे, जब उन्होंने रैली की और रवायत बदलने की बात अपनी हर रैली में प्रधानमंत्री ने की है कि ये तमाम जो रिवायतें बनी हुई है ये सब बदलेंगी और बीजेपी एक बार फिर से सरकार यहां पर बनाएगी। ये दावा प्रधानमंत्री के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और हर एक स्टार प्रचारक इस वक्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी एक बड़ी वजह है हिमाचल प्रदेश के समीकरण को अगर आप देखें तो हर 5 साल पर यहां पर सरकार बदलती रही है, इसी तरीके का रिवाज यहां पर रहा है। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो जैसा जेपी नड्डा अभी अपने बयान में जब रिपब्लिक भारत से बात की तो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा का बहाना हो। क्या ये कांग्रेस पार्टी मान चुकी है कि वो हिमाचल में सरकार नहीं बना सकती है? क्योंकि कोई भी कैंपेनिंग यहां पर दिखाई नहीं दी, चाहे हम गुजरात की बात करें या हिमाचल की बात करें। आम आदमी पार्टी का जिक्र कांग्रेस पार्टी से ज्यादा हो रहा है, जो ये बता रहा है कि किस तरीके की तब्दीली यहां राजनीति में हो रही है। कांग्रेस पार्टी चंद जगहों पर जहां गुंजाइश बची है वहां पर भी ऐसा लगता है कि कोशिश नहीं कर रही है और बीजेपी लगातार डबल इंजन का नारा दे रही है कि चाहे वो हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना हो, चाहे वो गैस सिलेंडर पहुंचाने की योजना हो, चाहे वो एम्स बनाने की योजना हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की योजना हो, पहाड़ों से लोग पलायन न करें इसके लिए व्यवस्था करने की योजना हो कि पहाड़ों पर ही मैं लौट रहा हूं सृष्टि आपके पास। वाकई बहुत सारी योजनाएं हैं, योजनाओं की भी बात की गई, लेकिन जनता किसके साथ जाएगी, सारी कोशिश की जा रही है। मंडी में क्या खबर है और आसपास मंडी के जो सीटें हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ा है? हमारी सहयोगी सुजाता वहां पर मौजूद हैं। सुजाता, बताइए वहां का माहौल क्या कह रहा है, क्योंकि कोशिश तो हर जगह से की जा रही है, हर पार्टी कर रही है। बिल्कुल, कोशिश तो हर जगह करनी ही है, लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश जो है वो बीजेपी ही कर रही है और बीजेपी का यही तरीका है, छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो। और जहां मैं मौजूद हूं जिले में, वो है मंडी जिला। यहां पर 10 सीटें आती हैं और 10 में से 9 सीटें पिछली बार बीजेपी ने ही जीती थी। और मंडी जिला इसलिए भी खास है क्योंकि यहीं पर बहुत हाई प्रोफाइल सीट है, वो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सीट, सिराज सीट। और भले राज्य में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती हो, लेकिन ये ऐसी सीट है जहां पर जयराम ठाकुर काबिज हैं लगातार 5 बार से, और 6ठी बार भी वो यहाँ पर जीतने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और यहाँ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो नीति है, रणनीति है, वो समझ से परे है, क्योंकि एक ही ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस का चांस बन सकता था। देखिए, गुजरात में लगातार 2.5 दशक से ज्यादा बीजेपी की पकड़ जो है वो मजबूत रही है, लगातार वो सत्ता में है। लेकिन यहाँ जो राज्य है, जैसे हम हिमाचल की बात करें, यहाँ सत्ता बदल जाती है, यानी कांग्रेस का चांस यहाँ पर था, लेकिन उस चांस को भुनाने के लिए आपकी मौजूदगी जरूरी है, आपको जनता के बीच जाना होगा। बहुत से मुद्दे हैं जो जनता सुन सकती है, क्योंकि अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के लिए, क्योंकि यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी तादाद है और उससे बड़ा अंतर पड़ सकता था। लेकिन वो तब होगा जब आप जनता के बीच जाएंगे, लगातार मौजूद रहेंगे। और उसके बाद लीडरशिप की जो कमी है, अगर हम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की बात करें तो उनके निधन के बाद से एक तरफ से लीडरलेस हो गई है यहाँ इस प्रदेश में कांग्रेस। और अगर इस बार वो जोर दिखा भी नहीं है सुजाता, कांग्रेस का वो जोर दिखा भी नहीं है जो पिछले चुनाव में 2017 में हमने देखा था कि तमाम बड़े चेहरे मैदान में थे, शायद सरकार बचानी थी इसलिए। लेकिन क्या इस बार पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है कांग्रेस? अखिलेश, अभी तक के चुनाव प्रचार से तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है।
बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की भी यही स्ट्रेटजी है कि उन्हीं जगहों पे वो अटैक कर रही है जहां पे भी कांग्रेस का वोट है, कांग्रेस की कुछ उपस्थिति है। आप गुजरात की देखिए, गुजरात में भी वो लोग पे ज्यादा फोकस है आम आदमी पार्टी का जो पहले कांग्रेस के परंपरागत वोटर रहे हैं। इसीलिए उसने हिमाचल में भी अपना जो दावा किया है वो उन्हीं वोटों पर फोकस कर रही है जो कि कांग्रेस के परंपरागत वोट रहे हैं। और आपको पता है कि पिछली बार भी गुजरात में अच्छी खासी सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार देखिए गुजरात में जो प्रचार है कांग्रेस का किस तरह से है, सिर्फ खाना पूर्ति ही लगता है। हिमाचल में जहां तक बात है, हिमाचल में अभी तक जब से हिमाचल बना 2 पार्टी सिस्टम था, कांग्रेस आती थी, बीजेपी आती थी, लेकिन इस बार जो एंट्री किया है वहां भी फोकस आम आदमी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का वोटर है। वो अपनी पार्टी को खड़ा कर रही है कांग्रेस की बुनियाद पर, और कांग्रेस इस बात को समझ नहीं रही है कि आखिर उसको अपनी बुनियाद बचानी है। और यही वजह है कि जो सुनाई दे रहा है सामने कि अगर आम आदमी पार्टी में लोग लाइन लगा चुके हैं कैंडिडेट उनको टिकट के लिए, तो वो अधिकतर कांग्रेस के लोग हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो लापरवाही है कांग्रेस की, वो उसके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी। और ये स्ट्रेटजी किसने बनाई ये समझ में नहीं आता, लेकिन बात एक साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो भी अगर कांग्रेस इस तरह से ढीला प्रचार करे, दूसरी तरफ राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि पूरे देश जोड़ने के लिए, देश के लोगों के लिए वो पदयात्रा कर रहे हैं, महाराष्ट्र तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल बड़ी बात आप यहाँ पर बता रहे हैं। और हमारे साथ विवेक राय भी जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनके पास जाना चाहेंगे। विवेक, देखिए किस तरीके से हम देख रहे हैं हिमाचल में लगातार बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो है वो वहां पहुंचे और वहां की जनता को संबोधित किया। अपने विकास कार्यों को बीजेपी की तरफ से गिनाया गया, अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी जद्दोजहद लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां जा चुके हैं, लेकिन वहां का रिकॉर्ड रहा है, मतलब बार बार सरकार जो है वो पलटती रही है। इस बार जो समीकरण है, आपको क्या लग रहा है, कितने बदले हुए नजर आएंगे? विवेक, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं शिखा के सवाल में एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उपचुनावों में मैनपुरी का जो चुनाव है वहां पर डिंपल यादव को मैदान में उतारा जा रहा है। तो क्या ये चीजें बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव जो है आसानी से नहीं छोड़ती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या गुजरात और हिमाचल के चुनाव? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव को आसानी से नहीं छोड़ती है। और अभी हमने देखा कि किस तरीके से लखीमपुर में गोला का उपचुनाव था और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से वहां पर मेहनत की। और अभी फिर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 3 अलग अलग जगहों पर उपचुनाव हैं, जिसमें एक मैनपुरी जो लोकसभा है नेताजी के जाने के बाद जो खाली हुई है, नेताजी मुलायम सिंह यादव, वहां पर, उसके अलावा रामपुर की सीट पर भी चुनाव होना है। हालांकि आज वहां पर कोर्ट में सुनवाई के बाद बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सलोनी भी गुजरात से सीधे जुड़ गई हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सलोनी, हम देख रहे हैं कि लिस्ट जारी की गई है कैंडिडेट्स की। यहां पर कल अगर देखा जाए तो काफी मंथन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद रहे, 4 घंटे लगभग ये मंथन चला था। इस बार जो लिस्ट में देखा जा रहा है वो ये कि युवा कैंडिडेट्स को ज्यादा मौका दिया गया है और कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने खुद बैकफुट पर आए हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है। कितना असर डालेगा ये चुनाव पर, सलोनी? बिल्कुल, देखिए शिखा, अगर देखें तो बीजेपी पूरी रणनीति के साथ चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लिस्ट तैयार होना ये बताता है कि प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि गुजरात को लेकर कैसे एक एक चेहरा तय हो और एक एक चेहरे को एक एक विधानसभा में जीत सुनिश्चित करने का टारगेट भी रखा गया है। आप जैसा कि बता रही थी, आप भी कल मौजूद थी जब लिस्ट तैयार हो रही थी, तो देखिए 38 चेहरों का टिकट काट दिया गया। अभी हम मोरबी से ही लौट रहे हैं, मोरबी से हम जामनगर की ओर जा रहे हैं और मोरबी के जो सिटिंग एमएलए थे उनका टिकट काट कर दिया गया है कांति अमृताए को, जो साफ तौर पर यहाँ पूरे मोरबी हादसा जब हुआ उस दौरान लोगों के बीच पहुंच गए थे, गांधीधाम जा रहे थे और वहां से लौटकर वो तुरंत वहां मोरबी ब्रिज जहां हादसा हुआ था वहां पहुंचे। यहां तक कि वो जो नदी थी, मच्छू नदी, उसमें वो कूद गए थे लोगों को बचाने के लिए। तो उन्होंने जो मेहनत की उसको देखते हुए बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है वहां पर मोरबी में। और अगर अलग अलग प्रत्याशियों की बात करें तो 38 लोगों के जहां टिकट काटे गए वहीं 38 नए चेहरों को टिकट भी दिया गया। जो बड़े चेहरे थे उन्होंने
4-5 बड़े चेहरों ने, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की बात करें और भी जो चेहरे जिन्होंने मना किया, विजय रूपाणी की बात करें कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, काम करेंगे, लेकिन अब बीजेपी उस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही कि ये 27 साल कैसे आगे ले जाए। आपको समझ में है ये अच्छी से कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तमाम जगहों पर रैलियां करते हैं तो वो गुजरात मॉडल का खास तौर से जिक्र करते हैं, और क्योंकि गुजरात से ही आते हैं, चाहे गृह मंत्री की बात करें चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, तो ये प्रदेश अपने आप में बहुत क्रूशियल और बहुत अहम है। और ये चुनौती बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है। बीजेपी की लिस्ट पर थी भी कि आखिर बीजेपी किसके नाम का ऐलान करती है और किसका टिकट काटती है, इस पर सबकी नजरें थी भी।